हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अक्षय क्लासेज पे। स्टूडेंट, आज की यह वीडियो कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम सामाजिक विज्ञान के जितने सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं, लघु उत्तरी प्रश्न हैं और दीर्घ उत्तरी प्रश्न हैं, उन सारे को एक एक करके अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। अगर स्टूडेंट इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखते हैं, पूरा 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 देखते हैं, तो यह वीडियो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए एक एक प्रश्न को पढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच कौन सा है, नेशनल हाईवे कौन सा है? आपका ऑप्शन क है NH44, ऑप्शन ख है NH8, ऑप्शन ग है NH11 और ऑप्शन घ है NH88। तो देखिए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH44 यानी ऑप्शन क बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका प्रश्न संख्या 2 है कि सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन क है अक्टूबर 2005 में, ऑप्शन ख है मार्च 2005 में, ऑप्शन ग है जनवरी 2006 में और ऑप्शन घ है अप्रैल 2007 में। तो सूचना पाने का अधिकार कब पारित हुआ था? तो अक्टूबर 2005 में पारित हुआ था, यानी ऑप्शन क बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 3 है कि सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू हुआ? आपका पहला ऑप्शन क है निर्धन देश, ऑप्शन ख है अल्प विकसित देश, ऑप्शन ग है विकासशील देश और ऑप्शन घ है विकसित देश। तो देखिए सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन जो शुरू किया गया था वो विकसित देश के द्वारा किया गया था, यानी कि राइट आंसर घ हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 4 पढ़ते हैं। किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट योजना चलाई गई? ठीक है, ऑप्शन क है 2008, ऑप्शन ख है 2010, ऑप्शन ग है 2005 और ऑप्शन घ है 2000। तो देखिए राष्ट्रीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो चलाई गई थी 2005 में चलाई गई थी, यानी कि ऑप्शन ग बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं? ऑप्शन क है कुल आय, ऑप्शन ख है राष्ट्रीय आय, ऑप्शन ग है घरेलू आय और ऑप्शन घ है प्रति व्यक्ति आय। तो किसे हम लोग औसत आय के नाम से भी जानते हैं? तो ऑप्शन घ सही हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय को हम लोग औसत आय के भी नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 6 है शिकायतों का बना रहना लोकतंत्र की डाट डाट का प्रतीक है। यहाँ पे खाली स्थान में भरना है। क्या भरेंगे आप? असफलता का प्रतीक है, ऑप्शन ख भरेंगे सफलता का प्रतीक है, ऑप्शन ग भरेंगे आजादी का प्रतीक है या ऑप्शन घ भरेंगे खुशी का प्रतीक है। तो देखिए शिकायतों का बना रहना लोकतंत्र की सफलता का प्रतीक है, यानी ऑप्शन ख बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 7 है कि आंदोलन जनता की डाट डाट भागीदारी पर निर्भर होते हैं। ऑप्शन क है बंद हड़ताल, ऑप्शन ख है दबाव समूह, ऑप्शन ग है विरोध और ऑप्शन घ है स्वतः स्फूर्त। तो आंदोलन जनता की दबाव समूह भागीदारी पर निर्भर होते हैं, ऑप्शन ख बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए अगला आपका प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या है? देखिए भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। कहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन क है लोकसभा में, ऑप्शन ख है विधानसभा में, ऑप्शन ग है मंत्रिमंडल में और ऑप्शन घ है पंचायती राज की संस्थाओं में। तो देखिए भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, इसका आंसर घ हो जाएगा पंचायती राज की संस्थाओं में या संस्थाएं में। चलिए अब प्रश्न संख्या 9 है कि सामाजिक विभाजनों की
राजनीति का परिणाम कितनी चीजों पर निर्भर करता है? 4, 7, 3 या 2? तो देखिए, सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम जो है 3 चीजों पर निर्भर करता है। ऑप्शन ग बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। 1980 में, ऑप्शन ख है 1990 में, 1992 में या 2004 में। तब भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 में हुई थी। ऑप्शन ग बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? ऑप्शन क है मणिपुर, ख हिमाचल प्रदेश, ग है अरुणाचल प्रदेश या घ है दिल्ली। तो कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो दिल्ली नहीं है। ऑप्शन घ बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या जिला अधिकारी? तब प्रांतीय प्रशासन का संचालन मुख्यमंत्री करता है, यानी कि ऑप्शन ख बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन क है ब्रुसेल्स, ऑप्शन ख है ब्राजील, ऑप्शन ग है बैंकॉक या ऑप्शन यहाँ घ होना चाहिए न्यूयॉर्क। ठीक है, तो बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क ब्रुसेल्स है। चलिए, प्रश्न संख्या 14 है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? 1947 में, 1950 में, 1948 में या 1945 में? तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948 में। ऑप्शन ग बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है कि निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? ऑप्शन क है आंतरिक व्यापार, ऑप्शन ख है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन ग है बाहरी व्यापार या ऑप्शन घ है स्थानीय व्यापार। तो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब चलिए प्रश्न संख्या 16 को पढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 16 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन क कोयला, ऑप्शन ख है पेट्रोलियम, ऑप्शन ग है सौर ऊर्जा और ऑप्शन घ है प्राकृतिक गैस। तो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन ग बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? ऑप्शन क है चना, ऑप्शन ख है धान, ऑप्शन ग है कपास और ऑप्शन घ है ख तथा ग दोनों। तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। ख तथा ग दोनों, धान भी है और कपास भी, दोनों खरीफ की फसल है। चलिए, प्रश्न संख्या 18 है कि जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? ऑप्शन क है 1871 ईस्वी में, ऑप्शन ख है 1872 ईस्वी में, ऑप्शन ग है 1876 ईस्वी में और ऑप्शन घ है 1880 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क हो जाएगा 1871 ईस्वी में जर्मनी को स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। चलिए, प्रश्न संख्या 19 है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन क है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन ख है प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन ग है खिलाफत आंदोलन और ऑप्शन घ है द्वितीय विश्व युद्ध। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था खिलाफत आंदोलन, यानी कि ऑप्शन ग बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन क है महिला मुक्ति आंदोलन, ऑप्शन ख है नारीवादी आंदोलन, ऑप्शन ग है स्त्री शक्ति और ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। तो महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग को नारीवादी आंदोलन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ख जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं लघु उत्तरी प्रश्नों को। आपका लघु उत्तरी प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए। 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मिट्टी पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? आपको भारत के 3 राज्य बताना है जहां पे काली मिट्टी है और वहां की फसल कौन सी है, मुख्य फसल कौन सी बोई जाती है या उगाई जाती है, आपको बताना है। देखिए, उत्तर इसका कैसे लिखेंगे।
काली मृदा का रंग काला होता है। इसे रेगर मृदा भी कहते हैं। यह लावाजनक शैलों से बनती है। यह मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। ये काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसको ध्यान से पढ़ लेना है। 3 पूछा है, हम लोगों ने कई का लिख रखा है, उसमें से आपको 3 अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। कहाँ कहाँ, तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझा जा सकता है। इसे काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर इतना तक हो जाएगा, लिख देंगे, नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। चलिए, आपका अगला लघु उत्तरी प्रश्न क्या है, तो अगला लघु उत्तरी प्रश्न है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपवर्दन की रोकथाम के लिए क्या कदमें उठाने चाहिए। मृदा अपवर्दन यानी मिट्टी के कटाव को रोकथाम करना है तो हमें क्या कदम उठाना चाहिए। उत्तर क्या है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मृदा के कटाव और उसके बहाव के प्रक्रिया को मृदा अपवर्दन कहते हैं। मृदा के कटना बहना की जो प्रक्रिया है वो क्या है, मृदा अपवर्दन है। विभिन्न मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से मृदा अपवर्दन होता रहता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपवर्दन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाएं। कौन कौन से तरीके हैं, अच्छे से पढ़ना है। पहला है क्या, पर्वतीय ढालों पर समुच्चय रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ साथ जल बहाव की गति घटती है। जल बहाव की गति घटती है, इसे समुच्चय जुताई कहा जाता है। ये पहला हो गया। दूसरा क्या है भाई, तो दूसरा है पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार श्वेत बनाकर और नालिका अपवर्दन को रोका जा सकता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार खेती कृषि काफी विकसित है। यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न भी बनता है कि सोपानी खेती या सीढ़ीदार खेती कहाँ विकसित है, तो एक पॉइंट इसे भी याद रखना है। आपका तीसरा पॉइंट क्या है, पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से रोका एवं खेती के काम में लगाया जा सकता है। मृदा रोधक बांध और नालिका के फैलाव को रोकते हैं। तो इस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपवर्दन के जो रोकथाम के लिए कदम उठाने चाहिए, 1 2 3 करके अच्छे तरीके से लिख करके आना है ताकि हमारा एक भी नंबर न कटे। अब चलिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। तो चलिए, इसका उत्तर आप लोग अच्छे तरीके से लिखना है। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे जैव विविधता। समझते हैं जैव विविधता क्या है। तो जैव विविधता के जीव मंडलों में पाए जाने वाले जीवों को विभिन्न जातियों में पाए जाने वाली विविधता है। जैव विविधता क्या है, तो जैव विविधता जीव मंडलों में पाए जाने वाले जीवों को विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता है, यानी भिन्नता है। दूसरे शब्दों में कहे तो जैव विविधता वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाले जातीय विभेद को प्रकट करती है। भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरबों वर्षों से हो रहे जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। ठीक है, आगे क्या लिखना है, पर्यावरण ह्रास के कारण जैव विविधता का क्षय हुआ है। यानी कि पर्यावरण का नुकसान होगा तो जैव विविधता का भी नुकसान होगा। जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई है तथा कई संकटग्रस्त में हैं। जैव विविधता के कारण क्या हुआ है भाई, पर्यावरण का जब ह्रास होगा तो यहाँ जीवन जी रहे कई सारे जीव जंतु है, उनकी जो प्रजातियां है क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है। और अनेक प्रजातियां ऐसी भी अभी बची है जो संकटग्रस्त स्थिति से जूझ रही है। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे मानव जीवन के लिए महत्व। जैव विविधता का मानव जीवन में क्या महत्व है, इसका हेडिंग बना के अच्छे तरीके से लिखना है। क्या है, मानव अपने उत्पत्ति काल से ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से ही करता चला आ रहा है। मानव को भोजन, आवास एवं परिवेश संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं और अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यानी कि हम विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं जो है जैव विविधता के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। हमें भोजन, आवास, परिवेश सबके लिए क्या है, प्रकृति पर ही निर्भर करना है। जैव विविधता के उपभोग की दृष्टि से ही मानव से अधिक उपयोगी
प्राणी और पौधों का पालतूकरण किया है। हम लोगों ने क्या किए हैं, अपने फायदे के लिए जो पेड़ पौधे अच्छे अच्छे हैं उनको अपने तरीके से उगाते हैं, जो पशुएं हैं उनको हम लोगों ने पालतूकरण कर लिया है, यानी अपने फायदे के लिए पोष पालन कर लिया है। कृषि एवं पशुपालन इसी आवश्यकता का परिणाम है। कृषि और पशुपालन किसका परिणाम है भाई, तो जैव विविधता का परिणाम है। ठीक है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर इतना तक लिख देंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए, अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। भारत की जो कृषि है उसकी 3 विशेषता क्या है, आपको अच्छे तरीके से लिखना है। सबसे पहले उत्तर लिखेंगे, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, प्रकृति पर निर्भर, यानी भारत की जो कृषि है अधिकांशतः प्रकृति पर निर्भर है, नेचर पर निर्भर है। इसके हेडिंग लगा करके लिखना क्या है, भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। यही कारण है कि वर्षा का अनियमित एवं अनिश्चितता भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित करती है। जिस वर्ष मानसूनी वर्षा का नियमित होती है, कृषि उत्पादन भी नियमित मात्रा में प्राप्त होता है। यानी भारत की जो कृषि है प्रकृति पर निर्भर है, अगर जो वर्षा नहीं होगी तो यहाँ की कृषि पर प्रभाव पड़ेगा, अच्छी फसलें नहीं होगी। दूसरा हेडिंग क्या लिखना है कि कृषि की निम्न निम्न उत्पादकता, निम्न माने कम, कम उत्पादन है। भारतीय कृषि को माना जाता है कि थोड़ा कम उत्पादन देती है। चलिए, भारत में कृषि उपजों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत अन्य देशों से कम है, अन्य देशों से कम है। प्रति श्रमिक की दृष्टि से भारत में कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक उत्पादकता केवल $105 है। दूसरा ये कारण है, दूसरा ये विशेषता है। और तीसरा क्या है, खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। चलिए, भारतीय कृषि में खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता रहती है क्योंकि 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए ऐसा किया जाना चाहिए। तो एक तो भारतीय कृषि में ये देखा जाता है कि जो खाद्य वाली फसलें हैं जिसका उपयोग हम ज़्यादा से ज़्यादा खाने के लिए केवल करें, उन्हीं का महत्व दिया जाता है। क्यों, जनसंख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण। तो भारतीय कृषि की ये 3 विशेषताएं हो जाएंगी। पहला, प्राकृतिक पर निर्भरता, दूसरा कृषि में निम्न उत्पादकता, और तीसरा है खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। तो यहाँ से इसका राइट आंसर इतना तक आप लोग अच्छे तरीके से लिख लेंगे। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है, जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है। उत्तर लिखेंगे, जल के विशाल भंडार तथा नवीनीकरण गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस की जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। जल के विशाल भंडार हैं, बहुत सारे सोर्स होने के बाद भी यदि कहीं कहीं पर जल न मिल पाए तो ये जल की दुर्लभता कहलाती है। विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी या दुर्लभता के लिए निम्नलिखित कारण या उत्तरदायी हो सकते हैं। पहला कारण क्या है, बढ़ती जनसंख्या। जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अति शोषण करके सिंचित क्षेत्रों को बढ़ा दिया जाता है। ये पहला कारण है। जब जनसंख्या बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ाना है, तो अधिक से अधिक जल का क्या होगा, तो भाई उपयोग होगा। दूसरा कारण क्या है, तो जल का असमान वितरण, जल का असमान वितरण। भारत में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां सूखा पड़ता है, वर्षा बहुत कम होती है। ऐसे क्षेत्रों में भी जल दुर्लभता या जल की कमी को देखी जा सकती है। यानी भारत का ऐसा क्षेत्र है जहां वर्षा कम होती है तो वहां पर भी जल की दुर्लभता होती है। तो ये जल का असमान वितरण हो गया। तीसरा क्या है, निजी कुएं या नलकूप। देखिए, बहुत से किसान अपने खेतों में निजी कुएं एवं नलकूप से सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, जिससे जल का स्तर नीचे गिर रहा है। लगातार जो है जल का दोहन होगा, जल का उचित तरीके से उपयोग नहीं होगा तो जल दुर्लभता देखने को मिलेगी। ये तीसरा कारण हो गया। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर लिखेंगे, संघवाद। संघवाद सरकार का एक प्रारूप है। संघवाद क्या है भाई, तो सरकार का ही एक प्रारूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। संघवाद क्या ये हो गया। ठीक है, संघवाद की विशेषता क्या है लिखना है। यहाँ सरकार दो या
अधिक स्तरों वाली होती है। जहां संघात्मक शासन होता है वहां की सरकारें 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। मतलब एक ही सरकार को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। पहले पॉइंट का ये कहना है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही समूह पर शासन करती है, पर यह कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना क्षेत्र होता है। ठीक है, अपना अपना अधिकार भी है। तीसरा देखिए, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। चलिए, चौथा क्या है, संघवाद की विशेषताएं। तो चौथा है वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित है। और पांचवा क्या है, तो पांचवा है इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा पूरा सम्मान करना। तो इस प्रकार से स्टूडेंट जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है, मैंने अच्छे तरीके से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा दिया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।